नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 3 अगस्त के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन है, अनुच्छेद 22 के तहत निहित निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक नजरबंद नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर बात हो रही है अनुच्छेद 22 की, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की। प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानूनों का दुरुपयोग ना हो सके, इसको लेकर के संविधान में कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। इसमें जो सबसे पहला सुरक्षा उपाय है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को इसके तहत 3 महीने से ज्यादा के लिए हिरासत में नहीं लिया जा सकता। अगर नजरबंदी की अवधि को 3 महीने से अधिक बढ़ाना है तो इस मामले को एक सलाहकार बोर्ड के पास भेजा जाता है और उस सलाहकार बोर्ड के जो मेंबर होते हैं उनका एक्सपीरियंस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है। और जब तक ये सलाहकार बोर्ड ये अनुमति नहीं दे देता कि उस व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा हिरासत में रखा जाए, तब तक जो है कोई भी किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा नजरबंद नहीं रख सकता। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, नजरबंदी के आधारों को बंदियों को सूचित किया जाना चाहिए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। किस आधार पर उस व्यक्ति को आप नजरबंद कर रहे हैं, उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी देना आवश्यक है। और इस आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों राज्य की सुरक्षा, रक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित कारणों के लिए निवारक निरोध का कानून बना सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सूची 1 है, यानी कि जो संघ सूची है, उसकी प्रविष्टि 9 में ये कहा गया है कि संसद के पास रक्षा, विदेशी मामलों या भारत की सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक निरोध के लिए कानून बनाने का विशेष अधिकार है। यानी कि रक्षा, विदेशी मामलों और भारत की सुरक्षा से जुड़े जो मामले होंगे उसमें केवल संसद ही प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कानून बना सकती है। दूसरी ओर जो सूची 3 है, यानी कि जो समवर्ती सूची है, उसकी जो प्रविष्टि 3 है, यानी कि जो पॉइंट नंबर 3 है, उसमें यह कहा गया है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव या आपूर्ति या सेवाओं के रखरखाव से संबंधित कारणों से ऐसे कानून बनाने की शक्तियां हैं। यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव, आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के मामले में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही ऐसे कानून बना सकते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो हमारा जो कथन 3 है उसमें कहा जा रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों सुरक्षा, रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के मामले में निवारक निरोध का कानून बना सकते हैं। जबकि हमने अभी अभी देखा कि रक्षा और सुरक्षा के मामले में केवल संसद ही प्रिवेंटिव डिटेंशन से लेकर के कानून बना सकती है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन गलत हो जाता है। यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन गलत है। इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और इसी से जुड़ा हुआ एक न्यूज़ भी आया है आज के द हिंदू समाचार पत्र में, जिसका शीर्षक है प्रिवेंटिव डिटेंशन ओनली टू फॉरस्टॉल पब्लिक डिसऑर्डर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है और इस न्यूज़ को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीका वायरस रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यह मुख्य रूप से एंडीज मच्छरों द्वारा संचरित एक वायरस के कारण होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम जीका वायरस की बात करें तो जीका वायरस मुख्य रूप से संक्रमित एंडीज प्रजाति के मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है और ये वही मच्छर है जिसके कारण डेंगू और चिकनगुनिया के वायरस फैलते हैं। तो इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस के संक्रमण से शिशुओं का जन्म माइक्रोसेफली के साथ हो सकता है। तो यहाँ पर यह बात भी बिल्कुल सही है।
अगर हम जीका वायरस के फैलाव की बात करें तो जीका वायरस गर्भवती महिला से गर्भावस्था के दौरान उसके बच्चे को हो सकता है और जीका वायरस के कारण बच्चों में माइक्रोसेफली और अन्य गंभीर मस्तिष्क दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सही हो जाता है, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों कथन सही हैं। जीका वायरस को लेकर के एक न्यूज़ भी आया है आज के द हिंदू समाचार पत्र में, जिसका शीर्षक है जीका वायरस सेंटर रसेस टीम टू महाराष्ट्र। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कोपेनहेगन आम सहमति का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो यहां पर चर्चा हो रही है कोपेनहेगन आम सहमति की। अगर हम बात करें कोपेनहेगन सर्वसम्मति केंद्र की तो यह एक गैर लाभकारी संगठन है। आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसका सामना पूरी दुनिया के देश करते हैं, और इसी को देखते हुए कोपेनहेगन सर्वसम्मति केंद्र में दुनिया के जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनका सम्मेलन होता है और यहाँ पर जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसके समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। यानी कि कोपेनहेगन सर्वसम्मति का उद्देश्य वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का जायजा लेना और सर्वोत्तम समाधानों की सूची तैयार करना है और इसके आधार पर इन चुनौतियों का समाधान करना है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है जो ये कह रहा है कि यह एक ऐसी परियोजना है जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर आधारित पद्धतियों का उपयोग करके वैश्विक कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए प्राथमिकताओं को स्थापित करने का प्रयास करती है, सही तरीके से कोपेनहेगन आम सहमति को वर्णन करता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है एक्सपर्ट्स वार्न अगेंस्ट मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन, और इस न्यूज को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहले सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और उत्थान के लिए शुरू की गई हैं। और यहाँ पर आपको 5 योजनाओं के नाम दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं इन योजनाओं में से कौन कौन सी योजना अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शुरू की गई है। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसमें दिया गया है उस्ताद योजना। अगर हम बात करें उस्ताद योजना की तो इसका फुल फॉर्म होता है अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। और ये योजना मई 2015 में शुरू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के कामगारों को बड़े बाजार से जोड़ना था। यानी कि ये जो योजना है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शुरू की गई थी। इसके अलावा नया सवेरा, हमारी धरोहर, नई मंजिल और संस्कृत सद्भाव मंडल ये भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शुरू किए गए थे। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है हमारी धरोहर, और हमने अभी अभी देखा कि जो हमारी धरोहर योजना है जिसे कि 2014-15 में शुरू किया गया था और जिसका उद्देश्य भारत के अल्पसंख्यक समुदायों के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना था, अल्पसंख्यकों के लिए शुरू किया गया है। यानी कि ये योजना भी अल्पसंख्यकों के लिए है। यहाँ पर एक योजना है नई मंजिल जिसका उल्लेख यहाँ पर तीसरे पॉइंट में किया गया है, और ये योजना भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शुरू की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को कौशल का ज्ञान देना था। इसी तरीके से यहाँ पर जो 5वां पॉइंट है जिसका नाम है सांस्कृतिक सद्भाव मंडप, ये भी अल्पसंख्यकों के लिए शुरू किया गया था और इस योजना के तहत अल्पसंख्यकों के लिए बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्र बनाए जाने वाले हैं। और इसके आधार पर देखा जाए तो ये योजना भी अल्पसंख्यकों के लिए शुरू की गई थी। यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 5 है, ये ऐसी योजनाएं हैं जिसे कि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शुरू किया गया था। यहाँ पर जो चौथा पॉइंट इसमें लिखा गया है सखी योजना, ये महिलाओं से जुड़ी हुई योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वैसी महिलाओं को सहायता प्रदान करना है जो कि किसी न किसी कारण से वायलेंस का शिकार हो जाती हैं, और उन्हें मदद पहुंचाने के लिए सखी योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 3 एंड 5। इसको लेकर के एक न्यूज आया था कल के पीआईबी में जिसका शीर्षक है स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट फॉर माइनॉरिटी ड्यूरिंग कोविड-19।
आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं जो कि 2017 में पूछा गया था और क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है उपयुक्त युगों में से कौन सा सुमेलित है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है राधाकांत देव, जिसके सामने लिखा हुआ है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम राधाकांत देव की बात करें तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहली समिति के अध्यक्ष राधाकांत देव थे और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो सुमेलित है। दूसरे पॉइंट में गजलू लक्ष्मी नारसू चेट्टी का नाम लिखा गया है, जिसके सामने लिखा हुआ है मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। अगर हम मद्रास महाजन सभा की बात करें तो इसकी स्थापना एस रामास्वामी मुदलियार और पी आनंद चार्लू ने किया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा जा रहा है गजलू लक्ष्मी नारसू चेट्टी। अगर हम गजलू लक्ष्मी नारसू चेट्टी की बात करें तो उनके द्वारा मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन दिया हुआ है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसके सामने लिखा हुआ है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन सही तरीके से सुमेलित है। यानी कि पहले और तीसरे कथन सुमेलित हैं, दूसरा कथन सुमेलित नहीं है। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला और तीसरा कथन सुमेलित है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं ई रूपी के बारे में। इससे रिलेटेड एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है पीएम मोदी लॉन्चेस डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई रूपी। अगर हम ई रूपी की बात करें तो यह एक आरबीआई द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है जिसे किसी विशिष्ट सेवा के भुगतान के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ई रूपी डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस साधन है। यह एक क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे कि लाभार्थी के मोबाइल तक पहुंचाया जाता है और वह इसके माध्यम से किसी भी सेवा में पैसे का भुगतान कर सकता है। चूंकि ई रूपी एक प्रीपेड सेवा है और इसके चलते मध्यस्थ की भागीदारी के बिना यहां पर सेवा प्रदाता को समय पर भुगतान किया जाता है। यानी कि अगर आप ई रूपी का उपयोग करते हैं तो आपको एक क्यूआर कोड या फिर एसएमएस स्ट्रिंग नंबर दिया जाएगा जिसके आधार पर आप किसी भी सेवा का भुगतान कर सकते हैं। अगर हम ई रूपी की बात करें तो यह नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। और आप सभी जानते हैं कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल्स में तुरंत पैसे देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था और इसको देखते हुए जो ई रूपी योजना है वो बहुत ही कामयाब हो सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं। इन टॉपिक्स को आप लोग रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।